हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आई होप कि फ्रेंड्स कल की वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने बात किया था पौधों के पोषण, जिसमें पौधों के पोषण जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन उसमें एक टॉपिक मैंने छोड़ा था, जैसे पौधों में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, उस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आज की साइंस के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौधों में जनन। पौधों में जनन क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, ये जो टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ वो बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलता रहता है। तो इस वीडियो को और इसके आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ होंगी उनको आप अच्छे से फॉलो करिए और सब कुछ अच्छे से ध्यान से समझिए, ठीक है। क्योंकि कम शब्दों में मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और जो चीज़ आपको जाननी चाहिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को देता हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं। पौधों में जनन, जनन का मतलब तो आपको पता ही है, रिप्रोडक्शन पौधों में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि पौधों में कितने प्रकार के जनन होते हैं। तो बेसिकली दो प्रकार के जनन होते हैं, दो प्रकार का जनन होता है। एक होता है अलिंगी और दूसरा होता है लिंगी जनन, यानी अलिंगी और लिंगी, ये दो प्रकार के पौधों में जनन होता है। अब इन्हीं दो प्रकार के बारे में हम देखने वाले हैं। देखिए, अलिंगी जनन के अंतर्गत अगर हम देखें तो अलिंगी जनन ये पौधे के किसी भी भाग में हो सकता है, यानी पौधे के किसी भी भाग में जो हो सकता है उसे हम लोग अलिंगी जनन के रूप में जानते हैं। जैसे कि कहाँ पर, तो तना से भी हो सकता है, जड़ से भी हो सकता है, पत्ती से भी हो सकता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अपोजिट बात करें, जबकि पौधे में लिंगी जनन सिर्फ और सिर्फ पुष्प में होता है। ध्यान दीजिएगा, अलिंगी जो जनन है वो पौधे के किसी भी भाग में हो सकता है, लेकिन लिंगी जनन सिर्फ और सिर्फ पुष्प में होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब इसी के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। ये जो पुष्प होता है, ये पुष्प दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक लिंगी हो सकता है या फिर द्विलिंगी हो सकते हैं, ठीक है। एक लिंगी का मतलब, लिंग मतलब तो आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि हम डिफाइन करते हैं मेल फीमेल, उसी तरह से यहाँ पे पुष्प में बांटा जाता है कि पुष्प या तो एक लिंगी होगा या फिर द्विलिंगी होगी। द्विलिंगी मतलब या तो वो उसमें दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि नर जननांग, पुरुष जननांग, यानी मादा जननांग, दो तरह से। और एक लिंगी का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो ये दो तरह से होते हैं। तो पुष्प के चार भाग होते हैं, बेसिकली ध्यान रखिएगा, पुष्प के चार भाग होते हैं और वो चार भाग मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुकेसर और स्त्रीकेसर, यानी यही चार टाइप होते हैं पुष्प के। और इन्हीं चार प्रकारों के कारण पौधे जो कि रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे करते हैं हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ में आ गया कि पुष्प के चार भाग होते हैं और अलिंगी और लिंगी जनन क्या होता है। अलिंगी जनन किसी भी पौधे के किसी भी भाग में हो सकता है, जबकि लिंगी जनन सिर्फ और सिर्फ पुष्प में होता है, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बात करते हैं पुष्प के चारों जो भाग हैं उनका क्या क्या कार्य होता है। सबसे पहला बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज को कैलेक्स कहते हैं, ठीक है। कैलेक्स कहा जाता है इसको इंग्लिश में। ये पुष्प के सबसे बाहर होते हैं। जैसे कि आप, अगर मैं एक छोटा सा कोई फूल अगर मैं ड्रॉ करूँ, ध्यान से बस समझने के लिए मैं बना रहा हूँ। अगर कोई एक फूल है तो इसके जो ये टहनियाँ होती हैं, मतलब कि जिस पर ये फूल टिका रहता है, आपने देखा होगा हरा कलर का। अगर मान लो कि कोई एक गुलाब का फूल है, नो कमेंट्स प्लीज, मान के चलिए कि अगर कोई ये फूल है, ठीक है, तो इसके जो ये इसके तना हो गया और ये इसका हरा पत्ता आपने देखे होंगे कि ये टिका रहता है, तो यही होता है आपका, इसे हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या कह रहा है कि ये पुष्प के सबसे बाहर होते हैं, पुष्प के सबसे बाहर भाग होता है। ये रंगहीन तथा हल्के रंग के होते हैं। वैसे आपने डेफिनेटली देखा होगा कि ये ग्रीन कलर का होता है, लेकिन यहाँ पे डिफाइन किया जा सकता है कि ये रंगहीन तथा हल्के रंग के होते हैं। ये पुष्प की सुरक्षा करते हैं। ये पुष्प की, जैसे कि ये पूरा हमारा फूल है, तो ये फूल अगर है तो इसका सुरक्षा ये प्रदान करता है, इसको फूल को अच्छे से पकड़ के रखता है, ठीक है, पकड़ के अच्छे से रखता है। तो इसको कहा जाता है कि ये पुष्प की सुरक्षा करता है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बाह्य दलपुंज क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है हमारा दलपुंज। दलपुंज को कोरोला कहा जाता है, दलपुंज को कोरोला इंग्लिश में कहते हैं। अब इसके अंतर्गत समझिए कि ये पुष्प के रंगीन भाग में होता है, पुष्प के रंगीन भाग में होता है। पुष्प का रंगीन होना, यानी जो फूल है वो कौन से कलर का होगा, जैसे गेंदा का फूल जो होता है वो हमने डेफिनेटली पीले कलर का देखा है, ऑरेंज कलर का, तो वो, और गुलाब का फूल आपका अलग अलग रंग का होता है। तो ये सब डिपेंड किस पे करता है, तो ये दल पुंज पर ही डिपेंड करता है।
कोरोला पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चंस यहाँ से घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है कि पुष्प का रंगीन होना निम्नलिखित में से पुष्प के किस भाग पर निर्भर करता है। तो वहाँ पे चारों ऑप्शंस आपके सामने ये रहेंगे, बादलपुंज, दलपुंज, पुकेसर, स्त्रीकेसर। तो समझना होगा कि किससे होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि पुष्प में रंगीन भाग में होता है, पुष्प का रंगीन भाग इसी पर निर्भर करता है। परागण के समय कीटों को आकर्षित करना भी इसी का काम होता है, ठीक है ना। कीटों को आकर्षित करने का काम कौन करता है? दलपुंज ही करता है, कोरोला, ठीक है, कोरोला ही करता है। ये पॉइंट याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जो टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से फॉलो करिएगा, क्योंकि हम आपको एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड टॉपिक हमेशा से देते आ रहे हैं और आगे भी देंगे। लेकिन आपको करना यह है कि जितने भी टॉपिक यहाँ पे दिए जा रहे हैं उन टॉपिक्स को आप खुद से भी पढ़िए और यहाँ पे जो बताए जा रहे हैं उन चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूँ जो एग्ज़ाम्स पे डेफिनेटली टच करते हैं। पूरा रामायण में नहीं देता हूँ। यहाँ पे जितने भी चीज़ें मैंने लिखा है वहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स के पर्पस से बता रहा हूँ। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो फिर आप एक थोड़ा सा कोई भी बुक जो आप अच्छा लगे आप उस बुक को पढ़िए, उसके बाद उसका निचोड़ कहने के लिए हम कह सकते हैं कि आप रिवीजन के लिए, निचोड़ के लिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से इस टॉपिक को निर्भर होने के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को देख लीजिए, आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा, ऐसा नहीं कहता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आपको वो सभी पॉइंट्स कवर करने के लिए है जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, बातें बहुत सारी हो गई। बाह्य दलपुंज और दलपुंज आपको समझ में आ गया। बाह्य दलपुंज क्या करता है? पौधे का बाहरी भाग होता है, पौधे को सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन दलपुंज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये फूल के लिए, पुष्प के लिए, पुष्प के रंगीन भाग में होता है, पुष्प को रंग प्रदान करने का कार्य यही करता है। परागण के लिए यानी पॉलिनेशन के लिए, कीटों को आकर्षित करने का काम आपका दलपुंज ही करता है, कोरोला जिसको कहते हैं। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, जिसमें हम देखते हैं पुकेसर। पुकेसर को एंड्रोसियम के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसको एंड्रोसियम कहा जाता है। और ये पुष्प का पुरुष नर भाग के रूप में हम जान सकते हैं, यानी नर भाग होता है। ये पुष्प का नर भाग होता है, यानी कि नर जननांग के रूप में जिसको कहा जाता है, नर भाग होता है। परागण का निर्माण इसी के द्वारा होता है, परागण का निर्माण यही होता है। परागकण, जो परागण है, परागकण का निर्माण पुकेसर के द्वारा ही होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो आपका स्त्रीकेसर होता है। स्त्रीकेसर यानी स्त्रीकेसर गाइनोसियम, ये पुष्प का मादा भाग होता है। जैसे पुकेसर हमने देखा पुरुष भाग, उसी तरह से स्त्रीकेसर ये मादा भाग होता है। इसमें फल और बीज प्राप्त होते हैं, यानी इसमें फल और बीज प्राप्त होते हैं। ये पॉइंट 2 याद रखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्त्रीकेसर के भी 3 भाग होते हैं। स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये 3 जो पार्ट आप नाम सुने होंगे वो किसका भाग है? वो पुरुष, यानी पुरुष कह रहा हूँ, माफी चाहूँगा, पुष्प का स्त्रीकेसर का भाग है, ठीक है। पुष्प के स्त्रीकेसर का ये 3 भाग होता है, जो कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, इसी के अंतर्गत हमारा बनता है परागण, यानी कि पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन अलग अलग चीज़ों से हो सकता है, हवा से, पक्षी से, चमगादड़ से, जल से, कीट से, अलग अलग तरह से परागण होता है, पॉलिनेशन होता है। अब ये पॉलिनेशन के अंतर्गत अगर हम बात करें कि अलग अलग जो भी, जैसे हवा है, हवा के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, उसी तरह से जल के द्वारा अगर परागण होता है तब उसको क्या कहते हैं। देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से कई बार ये पूछा गया है कि हवा के द्वारा होने वाले परागण को किस नाम से जानते हैं, पक्षी के द्वारा होने वाले परागण को किस नाम से जानते हैं, जल के द्वारा परागण क्या कहलाता है। इस तरह से सवाल बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हवा के द्वारा होगा एनीमोफिली कहते हैं, जल के द्वारा होगा हाइड्रोफिली यानी एनीमोफिली। जैसे एनीमोमीटर, हवा पवन की जो तीव्रता है उसको मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं आप? एनीमोमीटर, यानी एनीमो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है साइंस के क्षेत्र में, किसके लिए? हवा के लिए। तो यहाँ पे हवा एनीमोफिली, उस तरह से जल जो होता है वो हाइड्रोफिली, कीटों के द्वारा अगर परागण होता है तो एंटोमोफिली कहते हैं, पक्षी के द्वारा अगर परागण होता है तो उसे हम लोग ऑर्निथोफिली कहते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को किस नाम से जाना जाता है? तो चिरोपटीरेफिलो।
परागण के चिरोपटीरोफिली, ध्यान दीजिएगा, चिरोपटीरोफिली चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को कहते हैं। एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ कि विश्व में सबसे बड़ा जो पुष्प है वो कौन सा है। सबसे बड़ा पुष्प होता है आपका रेफ्लेसिया, ठीक है, रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है और सबसे छोटा उल्फिया होता है। तो सबसे बड़ा जो पुष्प रेफ्लेसिया है उसमें जो परागण होता है वो हाथी के द्वारा होता है, हाथी के द्वारा उसमें परागण होता है। तो ये चलो बात की बात हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि परागण दो तरह से होते हैं, एक तो स्वपरागण होता है और एक होता है जो कि परपरागण। तो ये दो अलग चीज़ होते हैं। स्वपरागण परपरागण क्या होता है उसके बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। जैसे अभी जो आप स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं उसमें क्या होता है कि जो पराग कोष होता है, जो इस पे पुकेसर के नर भाग है पुकेसर, उस पर एक परागकण होता है। वो परागकण क्या होता है कि वो आपका चला जाता है स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर, तब जाकर के क्या होता है जाइगोट होता है। जाइगोट मतलब नर और मादा के जब जो संयुगन होता है तो वहाँ पे आपका एक भ्रूण निर्माण होता है, भ्रूण यानी कि जाइगोट। और वो जब जाइगोट विकसित हो जाता है तब क्या होता है कि फल निर्माण होता है। बस सिंपल सा बात था, यही चीज़ समझना है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको बस आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये जो टॉपिक है इससे ज़्यादा कुछ पूछे नहीं जाते हैं। जितने भी लगभग चीज़ें पूछ जाती है वो मैंने सब कुछ इस छोटे से वीडियो में कवर कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर फिर भी कोई डाउट्स है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो आगे जब भी हम कभी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में और अच्छे तरीके से विस्तार से पढ़ लेंगे, राइट। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। आपके माइंड में कोई टॉपिक रहता है साइंस के रिलेटेड तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। बाकी हमारे तरीके से तो वीडियो आपको मिलते ही रहेंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।